तो आइए अब मंच पर मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री पीपल बाबा जी आप प्लीज मंच पर आए, साथ ही स्वामी उमेश योगी जी आप भी प्लीज मंच पर आए, और श्री किशोर उपाध्याय जी आपको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्री कल्याण सिंह रावत जी आप भी प्लीज मंच पर आए। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूं और इस खास पैनल के जरिए हम बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज जब विकसित भारत की बात होती है तो ये वो तमाम अहम चेहरे हैं जो विकसित भारत की एक अहम कड़ी जरूर है। आइए इस पैनल की शुरुआत करें। उससे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित को, जो इस चर्चा के पहलू को आगे बढ़ाएंगे और जो तमाम सवाल हैं आपके मन में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 के विजन की बात करते हैं, तो उसका रोड मैप किस तरह का है। जब अलग अलग सेक्टर्स से जुड़े हुए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं, तो उन्हीं से इसकी शुरुआत करते हैं। गुंजन, ओवर टू यू। थैंक यू आकांक्षा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को बचाने की इस वक्त जरूरत भी है। तो श्री पीपल बाबा जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से पहले सवाल की शुरुआत करती हूँ। पेड़ लगाना आसान है, बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने 1 करोड़ से ऊपर पेड़ लगाए हैं। सर्वाइवल रेट कितना है आपके पौधों के उगे रहने का या फिर जीवित रहने का? पिछले 49 इयर्स से हम सैपलिंग्स लगा रहे हैं। पेड़ तो परमात्मा बनाता है, जंगल परमात्मा बनाता है, हम तो सैपलिंग लगाते हैं, उसका खाद पानी का ख्याल रखते हैं, जो भी उसकी सेवा करनी है, जो भी उसकी फेंसिंग करनी है, उसको गाय भैंस बकरी नील गाय से बचाना है। कहने का मतलब ये है कि फोकस हैज़ टू बी ऑन मेंटेनेंस। हम पेड़ लगाने की जो बातें करते हैं, पाप लगता है अगर आपका पौधा मर जाता है, ये मेरा मानना है। और आप उसको आध्यात्मिक एक दर्शन कह लीजिए, जो भी है। मैं मानता हूँ कि हमारा हवा पानी पेड़ पौधे यही सनातन है, हमसे पहले थे, अभी हैं और हमारे बाद में रहेंगे। बस ये कहूँगा कि इस समय हम लोग पेड़ लगाने पे कंटेंट तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं है। मतलब कंटेंट का कांटेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी वेरीफाइबल, इट शुड बी काउंटेबल, इट शुड बी ऑडिटेबल। हम हर 3 महीने में बिग 4 से अपनी ऑडिट करवाते हैं। आपको 49 इयर्स में कोई भी काम देखना है, 2,70,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर हमारा काम है। आप कभी भी आ जाइए, मेरे पीछे स्कूटर पे बैठिए, मैं आपको एक एक पेड़ से मिलवा दूंगा। सो यही कहूँगा कि जितना भी आपका काम होता है, हम कहते बहुत हैं, अनाउंसमेंट इज नॉट इक्वल टू अचीवमेंट। अनाउंसमेंट इज नॉट इक्वल टू अचीवमेंट। कोई भी पेड़ को, कोई भी पौधे को पेड़ बनने में 5 साल लगते हैं, 3 साल तो मिनिमम चाहिए, है ना। तो उसकी देखभाल करना ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस। और सबसे बड़ी बात है, दिस इज अ रेस्टोरेशन वर्क। उसका जो बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगा, बटरफ्लाइज कितनी आई हैं, आपकी बर्ड स्पीशीज कितनी आई हैं, सॉइल की कैसे, हाइड्रोलॉजी कैसे इफेक्ट हुई है, वाटर टेबल कितना इफेक्ट हुआ, ये सारी चीजें मिला के तब कहते हैं कि आपने कुछ पौधे लगाए। तो ये वनस्पति चेतना है। वनस्पति चेतना के साथ जब आप काम करें तो कोई भी पाप ना करें, किसी पौधे को मरने इस ना पर दें। और विस्तार से भी मैं आपसे बात करूंगी। कई सारे सवाल है मेरे जहन में। उमेश योगी जी, आपसे अगला सवाल। हमारे भारत में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, इसका जिक्र हम हमेशा करते हैं। धरती को हम अपनी माँ मानते हैं, लेकिन नदियों को गंदा करते हैं, पहाड़ों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे? जय गुरुदेव। पिछले 1.5 दशक में भारत ने जितनी प्रगति की है, विश्व के किसी भी देश ने इतनी प्रगति नहीं की है। यह परिणाम हमारे जीवंत संस्कार और अच्छी सरकार के गवर्नेंस का है। परंतु हमारे इस विकास के साथ साथ जो क्षति हुई है, वो प्रकृति की जो क्षति हुई है, पर्यावरण की जो क्षति हुई है, नदियों के प्रदूषण की जो क्षति हुई है, हिमालय की जो थ्रेड है, वो ऐसा कभी नहीं था और वो सबसे ज्यादा है। दिस इज द लास्ट कॉल फ्रॉम द नेचर एंड द ट्री plantation. This is all the dynamic and very good work what the people are doing. But the awareness, before we have like you say that Dharti Mata
और हम लोग पृथ्वी सुबह जग करके पृथ्वी को जो है प्रणाम करते हैं और उसके बाद दिन शुरू करते हैं। नदियों को माँ मानते हैं, हिमालय को हम लोग जो है अपना देवघर मानते हैं, देवालय मानते हैं। लेकिन आज की जो नई संस्कृति, नए बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके यात्रा और हिमालय में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, मैं देखता हूं कि ज्यादा प्रदूषण वही लोग करते हैं। उनके अंदर यह भाव नहीं है, न गंगा जी को प्रणाम करने का भाव है, न गंगा में जो है पवित्र स्नान करने का भाव है, न वहां जा करके धाम और या मेडिटेशन करने का भाव या पूजा करने का भाव। वहां पर जा करके आज जो टूरिज्म के नाम पर जिस तरह से वल्गर टूरिज्म है वो बहुत ही दुखद है और हिमालय के लिए तो बहुत ही ज्यादा दुखद है। मैं ये समझता हूं कि हमको इस चीज को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हम लोग कोई पिछड़े हैं अगर धार्मिक प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में ही जितनी प्रासंगिक जो शिक्षा थी वो सदियों पहले, वो आज भी है और कल भी रहेगी। हमें अपने जो है इन मान्यताओं को कि नदी गंगा हमारी माँ है, यमुना माँ है और जो है हिमालय हमारा देवालय है, इसको जो है प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ठीक है, श्री किशोर उपाध्याय जी, आप सत्ता में हैं, उत्तराखंड का विकास, पहाड़ों का विकास, सालों से इसका जिक्र होता आ रहा है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। कैसे संतुलन बना रहे हैं आप दोनों के बीच में? नहीं, मैं आपको और डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, वो मेरे बड़े भाई है, लगभग 3 दशकों से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं भारत 24 और आप सबको, पूरे भारत 24 परिवार को, सर्वेश जी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और ये जो देश की धड़कन है, राजधानी है, हृदय है, ये तभी सुरक्षित है जब हिमालय सुरक्षित है। ये तभी सुरक्षित है जब उसकी नदियां सुरक्षित हैं, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक। तो आपने एक अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है। इसमें हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं, पीपल पावर से लेकर के उमेश जी और हमारे रावत जी और सभी लोगों का हृदय से आभार। मैं तो इस भावना से, और मैं वहाँ से हूँ जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया, तो इस भावना से आया हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन कष्ट का विषय ये कि मुझसे आपने सवाल बड़ा कठिन पूछ लिया है, सत्ता से संबंधित पूछ लिया है। जबकि मेरा जो है सर, सवाल पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि आप सत्ता में हैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछा गया है। सत्ता, लेकिन मेरा जो है ना, मेरा पहले से ही मेरा जो जीवन रहा है वो आंदोलनों का रहा है। मेरा पहला आंदोलन गढ़वाल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में, मैं उस समय मेरे ख्याल से 6ठी क्लास में था, तो 54 उस समय मुझ पर फाइन लगा था उस आंदोलन में भाग लेने का। फिर शराब पर बंदी आंदोलन चलाया, फिर राज्य उत्तराखंड राज्य बनाने का आंदोलन चलाया। ये अर्जुन राणा जी वगैरह एक आध साथी मेरे बैठे हुए यहाँ पे। और उसके बाद जो है हिमालय और गंगा बचाने का सुंदरलाल बहुगुणा जी ने और मैंने बड़ा लंबे समय तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के और त्रिपुरा तक उसमें जो है वो शामिल रहे। और चिंता का विषय ये है कि जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 2050 में, यहाँ रावत जी बैठे हमारे मैती आंदोलन के, कि हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी और गंगा में एक बूंद पानी नहीं रहेगा, तब तक पीपल भी कैसे जिंदा रहेगा, ये पीपल बाबा को सोचने की जरूरत पड़ेगी। ये कोई मतलब प्रहसन का विषय नहीं है, हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस ये नहीं कि ये जो मेरे सामने ये ताज होटल हमारे सामने बना था, मैं पीएम के साथ काम करता था उस समय, ये बना 82 एशियाड के आसपास जो है। और हमारा फोकस ये नहीं है कि हमको जिंदा रहना है अगर यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन चाहिए। ये कोविड ने दिखा दिया आपको कि क्या हालत होती है। फिर हमारा फोकस ये नहीं है। मैंने 2 लंबी भूख हड़तालें की, तो एक बार अपना दोस्त, मेरा चीफ मिनिस्टर निशंक जी थे, मैंने अल्टीमेटम दे दिया कि पानी पीना छोड़ दूंगा आप। सारे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा किशोर ऐसा मत करना, 3 दिन के बाद कोई भी वाइटल ऑर्गन चला जाएगा, किडनी चली जाएगी सबसे पहले, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इनमें से किसी का फोकस है इतनी पानी की
बोतलें यहाँ रखी हुई है, हम कहते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। इस 7 स्टार होटल में सबसे पहले हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। फोकस ही नहीं है कि जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और उसके बाद जिंदा रहने के लिए अन्न चाहिए। अन्ने वसति प्राण जी, आपः ददाति जीवनम। तो इस पर कोई फोकस ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये बताओ बिना खाए कितने दिन जिंदा रहूंगा, तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 90 दिन। और हमारे यहाँ श्रीदेव सुमन जी हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। 84 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहे। तो इन 3 पर फोकस करने के लिए भारत 24 ने जो विकसित भारत की हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल्पना कर रहे हैं और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो जल ही नहीं रहेगा तो फिर जो है वो विकसित भारत भी कहाँ से रहेगा, ये होटल भी कहाँ से रहेगा, दिल्ली भी कहाँ से रहेगी और जीवन कैसे रहेगा। पर्यावरण की रक्षा हमें हर तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, लौटूंगी सर। श्री कल्याण सिंह रावत जी, आपसे मेरा अगला सवाल है। मैती आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन और बहुत अच्छा एक विचार कि जब भी दुल्हन विदा होगी अपने मायके में एक पौधा लगाएगी। आपको क्या लगता है कितना ये विचार साकार साबित हुआ और कितनी संख्या में इसमें पेड़ लगे? भावनात्मक जुड़ाव क्या ज्यादा जरूरी है पेड़ों को बचाने के लिए? आप सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैती आंदोलन एक भावनात्मक आंदोलन है और मैंने देखा कि बहुत सारे हर साल करोड़ों लाखों पेड़ लगते हैं, लेकिन उसके बाद कितने पेड़ जिंदा रहते हैं वो दिखाई देता है जमीन पर कि एक बार हम पेड़ लगाने के बाद भूल जाते हैं कि इस पेड़ की भी सुरक्षा करनी है और इसको बचाना है, क्योंकि पेड़ लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसको संरक्षित करना और उसको बचाना है। तो मुझे लगता था कि हम पेड़ तो लाखों करोड़ों तो लगा रहे हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के प्रति हम ज़्यादा संजीदन नहीं हैं। तो यही मेरे मन में भाव रहा कि अगर इस तरह से हम केवल फोटो खिंचाने के लिए, अपने नाम के लिए केवल पेड़ लगा देते हैं और बाद में उसको भूल जाते हैं कि हमें पेड़ को बचाना है, तो मेरे ख्याल से धरती के साथ एक बड़ा छल है। तो ये दिमाग में आया कि जब तक हम भावनात्मक रूप से पेड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक पेड़ जिंदा नहीं रह सकते हैं। और मैंने देखा कि मेरे पहाड़ में भी माँ और बेटी का एक ऐसा रिश्ता है कि जहाँ जहाँ माँ जाती है वहाँ वहाँ बेटी जाती है। स्कूल से बेटी जब आती है बस्ता बाद में रखती है, पहले अपने माँ को ढूंढती है, माँ कहाँ है। जंगल जा रखी है, आधे रास्ते तक बोझा लेने चली जाती है, खेत से खलिहान से लेकर और चूल्हे तक बेटी साथ देती है। वही बेटी जब बड़ी होती है, जब उसकी शादी का वक्त आता है, तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है। हालांकि खुशी है बेटी की शादी हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब माँ के साथ हाथ कौन बटाएगा। जो बेटी माँ का हाथ पकड़ लेती थी कि नहीं माँ छोड़ तू काम को, मैं अपना आप करती हूँ, माँ को ज्यादा काम नहीं करने देती थी, ऐसे सहारा जिस बेटी का मिलता था, आज वो बेटी जा रही है तो माँ को कितना दुख होगा कि अब मेरे साथ कौन काम करेगा। भाई यही प्यार, यही दर्द को मैंने एक पेड़ से जोड़ा। जब बेटी की शादी होगी, उसका दूल्हा उसको लेने के लिए आएगा और जब वो दोनों अपने शादी के बाद प्रस्थान करेंगे तो दोनों अपनी शादी की यादगार में पेड़ लगाएंगे। और जब वो पेड़ लगा करके चले जाएंगे तो उस पेड़ को अगर कोई नहीं बचाएगा, माँ अपनी बेटी के लगाए गए पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी, जिंदा रखेगी। एक पेड़ जिंदा रहेगा। माँ जब चले जाए, बेटी जब चले जाएगी तो माँ उस पेड़ को एक बेटी की तरह पालती है। उसको चारों तरफ से, उसके चारों तरफ से लकड़ी लगा करके मेरी बेटी कल लौट करके आएगी तो पूछेगी माँ मेरा पेड़ कितना बड़ा हुआ। अगर माँ ने नहीं बचाया तो उस पेड़, उस माँ को, बेटी को बड़ा दुख होगा। पिता भी उसके वो हैं, जब बेटी का पेड़ लगा है तो पिता भी उसकी रक्षा करेंगे, भाई भी उसका रक्षा करेगा। कितने माली हो जाएंगे उस पेड़ के। इस तरह से एक शादी में एक एक पेड़ लगेगा। बिल्कुल, अगर भावनात्मक जुड़ाव हो जाएगा तो परिवार का हर सदस्य उस पौधे की, उस पेड़ की रक्षा करेगा। ठीक है, पीपल बाबा जी, अगला सवाल आपसे। आज के दौर में हम देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई हर एक चीज पोस्ट करने के लिए करता है, उसकी होड़ लग गई है। और पौधा लगाना, पेड़ लगाना भी उसका एक हिस्सा है। तो उसको लेकर आप युवाओं के लिए क्या कहेंगे और दिखावे को लेकर क्या कहेंगे? यंगस्टर्स जो सोशल मीडिया पे आए हैं, ये एक बहुत 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 पॉजिटिव और बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे हमारे पास भी इंटर्नशिप्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वॉलंटियरिंग के लिए, सीखने ट्रेनिंग के लिए आते हैं,
तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं। 1500 NGO से ज़्यादा तो हम ही ने बनवाए हैं बच्चों को, जो इस वक्त पर्यावरण में काम कर रहे हैं। हम उनको एक ही बात कहते हैं कि बेटा कंटेंट अपनी जगह है, लेकिन एक कांटेक्ट पॉइंट बनाइए, ठीक है। अगर आपने कहा है बच्चे कि मैंने इस नदी का ये हिस्सा साफ किया है, तो आप में इतना दम होना चाहिए कि अगली सुबह मेरी स्कूटर के पीछे बैठ के आप मुझे जाके दिखाइए कि वो क्या है। अगर आपने कहा है हमने पौधे 3 साल पहले लगाए थे, तो वो पेड़ कहाँ हैं, कितनी हाइट के हैं, उसकी गर्थ क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, ऑडिटेबल होना चाहिए। प्रॉब्लम सारी मैम ये है, देखिए कंटेंट सिर्फ कंटेंट होता है, ठीक है, जमीनी हकीकत अलग है। कंटेंट तो बहुत हो रहा है इस वक्त, पूरे भारत में कंटेंट चल रहा है, इवेंट मैनेजमेंट चल रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट चल रही है, परसेप्शन मैनेजमेंट चल रही है। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब समझते हैं। ग्राउंड पे, धरातल पे देयर इज नथिंग। आप वहां जाइए, वहां देखिए तो वहां नहीं है कुछ। 248 करोड़ सैपलिंग 10 सालों में यूपी में लगे, ठीक है। आप मेरे साथ चलिए, यू शो मी 1%, मैं 2% भी नहीं कह रहा, यू शो मी 1%, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। मेजरेबल नहीं है, ऑडिट्स नहीं है, वेरिफिकेशंस नहीं है, इम्पैक्ट असेसमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है, जियो स्पेशल उसकी जो मैपिंग है वो नहीं है, सब बातें हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्सक्यूज मी, है ना। तो बातों में, अच्छा बात आती है इमोशंस की, भावना की। हम भी पहले 20 साल ऐसे ही चलते रहे। नानी ने कहा बेटा भावना, इमोशन, देन वी रियलाइज दैट नो, साइंस मैटर्स, बायोडाइवर्सिटी साइंटिफिक चीजें हैं। सॉइल आपकी भावना नहीं समझेगी। जो बटरफ्लाईज आ रही हैं उनको आपके इमोशनल टर्मोइल से कोई मतलब नहीं है। जो बर्ड्स आ रही हैं उनको आपके मंत्र जाप से कोई लेना देना नहीं है। जो वहां पर एलिफेंट्स आ रहे हैं, लेपर्ड्स आ रहे हैं, टाइगर्स आ रहे हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नेचुरल इंटेलिजेंस एट वर्क, दिस इज अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, देयर इज अ नेचर एट प्ले। इंसान जो है, आदम जात जो है, वो इतनी गुरूर में आ चुकी है। हम सोचते हैं हम 70-80 साल के लिए यहाँ आते हैं एंड वी आर द किंग्स ऑफ द प्लेनेट। वी आर नॉट। 12.5 मिलियन स्पीसीज चला रही हैं इस प्रकृति को, ठीक है। वी आर जस्ट वन ऑफ द कंज्यूमर स्पीसीज, वी आर ओनली अ कंज्यूमर स्पीसीज, ठीक है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि वही यंगस्टर्स को मैं यही कहूंगा, कंटेंट बनाते रहिए। चाहे कोई भी आपको कुछ कहे, प्लीज कंटेंट बनाते रहिए। जिक्र होना जरूरी है, बात होनी जरूरी है। मिलते रहिए, बात करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा उसमें से। आई एम वेरी होपफुल फॉर इंडिया। मुझे मालूम है कि 2 साल के अंदर देखना बहुत सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन हो क्या रहा है, कंटेंट के साथ बेटा उसके साथ एक कांटेक्ट पॉइंट भी होना चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड पे होना बहुत जरूरी है। जो मर्जी बात कर लो आप, कॉप जितने मर्जी कर लो आप, कॉप 100 कर लीजिए, कॉप 1000 कर लीजिए, अगर धरातल पे जमीन पे दिख नहीं रहा है आप काम क्या कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या। बस यही बात, दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्वामी उमेश जी, अब आपसे अगला सवाल, कानून और जुर्माना पर्यावरण को ज्यादा बचा सकता है या संस्कार और धर्म? I think we are the largest population in the world, as if you see in India. So we have the largest responsibility also. We have the more responsibility than anyone in the world. And the both works. Because the people who are nowadays, you know, that don't believe in the religion, don't practicing the religion, they have to be punished if they do something wrong, and economically, financially, or by law enforcement, it will work very much. Another way, India is very emotional and hurtful country, and the population in this nation is very connected with the religion and family and, you know, beliefs. तो जैसे हम पेपल में देखते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं वृक्षों में पीपल हूँ। सोमवती अमावस्या जैसे बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जिसमें कि हमारी माँ बहनें जाकर के पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान पीपल बरगद के पेड़ के नीचे हुआ। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो दोनों का पूरा
एक तरह से समन्वय होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ एंड डिसिप्लिन प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन एंड द कल्चर। ठीक है श्री किशोर उपाध्याय जी, देखिए पहाड़, नदियां, हमारी संस्कृति, इसका जिक्र हम हमेशा करते हैं। वो दौर भी हमें याद है जब लोगों को पलायन करना पड़ता था नौकरी के लिए। उत्तराखंड के जंगल हर साल धधक रहे हैं, कैसे बचा सकते हैं सर इनको? उत्तराखंड के जंगल, अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात हम लोगों के सामने रखी। उत्तराखंड के जंगल या कहीं के भी जंगल हो, वो तब बच सकते हैं जब हमारा जो समाज है, हमने जब जंगल अपने हाथों में ले लिए सरकार ने, उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं तो गांव की कंदराओं में पैदा हुआ हूँ, मेरा सौभाग्य मैं वहां पैदा हुआ जहां मां गंगा ने जन्म लिया। पहले आग लगती थी तो पूरा गांव दौड़ पड़ता था उस आग को बुझाने के लिए, अब नहीं जाता। अब अगर गांव में ना नल टूट जाए तो पहले हम खुद सारा काम करते थे। हम वहाँ बावड़ी बनाते थे, हम तालाब बनाते थे, हम रास्ते बनाते थे। जब से सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली, तब से जो है वो सरकार काम करने के लिए आएगी। अभी बहुत आग लगी हमारे यहाँ जंगलों में, तो मैंने हमारे जो CCF हैं और DFO हैं, मैंने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, ये गांव वालों को इसमें जोड़िए। और गांव वाले जब ये समझेंगे, क्योंकि मैंने अभी एक हमारा जो वनाधिकार आंदोलन है उसको भी मैं थोड़ा सा, फॉरेस्ट राइट्स वाला 2006 का जो कानून बना है, उसमें जब तक आप गांव के लोगों को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि ये आपका है, पहले था ना हमारे मन में कि ये हमारा है, तो हम उसकी रक्षा करते थे, हम नदी की रक्षा करते थे, हम तालाब की रक्षा करते थे, हम वन्य प्राणी की रक्षा करते थे, हम जंगल की रक्षा करते थे। और जब से ये हुआ है कि नहीं सब चीज सरकार के हाथ में है, तब से लोगों ने उसमें रुचि लेना छोड़ दिया है। तो लोगों की जागरूकता भी कुल मिला के कमी आई है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल श्री कल्याण जी आपसे मेरा, देखिए आपका जो आंदोलन था चमोली के गांव से शुरू हुआ और इतना ज्यादा फेमस हुआ और लोगों ने इसे अपनाया। अगला बड़ा टारगेट क्या है? क्या आपने सोचा है, क्या फिर से कोई ऐसा आंदोलन या ऐसी कोई मुहिम आप शुरू करना चाहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो सकें? ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये आंदोलन काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि इसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और मैथ, हमारे पहाड़ में मैथ कहते हैं माइका को, तो इसीलिए मैंने इसका नाम मैती कहा, ताकि हमारी जो मातृशक्ति है उनके अंदर एक भाव पैदा होता है। ये मैथ, उनके जो माइका होता है उसके प्रति उनका बड़ा भाव होता है, इसको जोड़ने का काम किया। आज हम 10 लाख से अधिक शादियों में पेड़ लगा चुके हैं और ये आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन आगे बढ़ा। शादी पर एक पेड़ लगाया, कल उस लड़की के जब बच्चे होते हैं तो जब लौट करके आते हैं अपने नैनिहाल, तो सबसे पहले बच्चे जो उन पेड़ के फलों को खाते हैं, जो उनके माँ बाप ने जो पेड़ शादी पर लगाया था, उन बच्चों के अंदर भी एक भाव पैदा होता है कि हम अपने माँ बाप की शादी के पेड़ के फल खा रहे हैं, जब हमारी भी शादी होगी तो हम भी एक पेड़ लगाएंगे। ये एक परंपरा, एक भावनाएं आने वाली पीढ़ी तक भी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लोगों ने एक जगह देखा, एक बारात में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन एक नया कार्यक्रम उन्होंने देखा कि शादी पर एक पेड़ लग रहा है। लोग अपने अपने गांव में गए, उन्होंने कहा अब इस जूता चुराने की बात बंद कीजिए, अब आप शादी पर एक पेड़ लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का भी।